नमस्कार दोस्तों, ये मेरा आज चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैं 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को करा चुका हूँ। आज का जो लेक्चर होगा वो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, इससे संबंधित होगा। आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट टाइम को जायज़ा न किए हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं और करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वारेन हस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? ऑप्शन ए जमींदारों से, ऑप्शन बी किसानों से, ऑप्शन सी मजदूरों से, ऑप्शन डी व्यापारियों से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मजदूरों से। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉन शोर, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वारेन हास्टिंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया गया था? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो आप बता सकते हैं, मैं अभी पिछले 2 प्रश्नों में इसका उत्तर बता चुका हूँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सत्रह सौ तिरानवे। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 5वां। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्य कारक के रूप में जोड़ा देखा जा सकता है? तो ऑप्शन ए रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना था। ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का आधिपति बनाना था। ऑप्शन सी न्यायिक पद्धति को आर्थिक कार्यकुशल बनाना था। या ऑप्शन डी ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली थी, वो जमींदारों को भूमि में वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, लेकिन जमींदारों को भू क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया था। लगान रहित अनुदान, भूमि चारागाह भर्ती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानून विवाद जो है बढ़ते चले गए थे, और जमींदारी एवं कृषक के बीचों में अनेक मध्यस्थताओं के कारण भी विविध वादों की संख्या में बढ़ोतरी स्पष्ट हो गई। ओके दोस्तों, ऑप्शंस। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेती हरों को पट्टा जारी करेंगे, और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। ऑप्शन बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। ऑप्शन डी खेती हरों की दिलचस्प पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जब जो किसान थे अपने अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11 भाग हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। और जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करना चाहते थे। इसी में लगान ना देने वाले काश्तकारों जमीन भी वापस छीन ली जाती थी और कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर रहता था और जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टा जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 ईस्वी में रेट अधिनियम यानी रेट एक्ट लागू कर दिया गया। बंगाल बिहार सीमा के संताल क्षेत्रों के किसानों ने अगले परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए इस हिंसा का सहारा ले लिया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के भारत दौर में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए जाने से संबंधित था? ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 3 है थॉमस मुनरो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस और मुनरो। ये आपका IAS प्री एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। आप इससे अच्छे से पढ़िए और जो आपको लगता है कि वो लिखने लायक है, उससे नोट्स बनाने लायक है, तो आप उसको नोट्स बनाइएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था, तो कौन सा बंदोबस्त लागू किया था उसने? तो मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले कि वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। कौन सा था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ब्रिटिश व्यवस्था में भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ऑप्शन ए उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पश्चिम भारत और उत्तर भारत दोनों में ही भू राजस्व संग्रह को प्रचलित किया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कितने घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उनको तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे पेश किया जाता है कि आदमी मतलब बच्चे का सर घूम जाए। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी मार्टिन वर्ड, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी डलहौजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस मुनरो। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। अगर दोस्तों अगर ऑप्शन जैसे डी दिया हुआ है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, अगर इनको अलग अलग दे दिया होता ऑप्शन में, तो आप इसका आंसर मद्रास प्रेसिडेंसी ही लगाते, क्योंकि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो सर्वप्रथम लागू किया था वो मद्रास प्रेसिडेंसी में ही लागू किया था, ना कि बम्बई में। अब यहाँ पूछ लिया गया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, तो बम्बई मद्रास में किया गया था, और जबकि सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो वो मद्रास में किया गया था। इस पर विशेष रूप से ध्यान रखिएंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1835 में, ऑप्शन बी 1837 में, ऑप्शन सी 1839 में, ऑप्शन डी 1841 में है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1839 में। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी से स्टार्टिंग के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी दोस्तों।
तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय बनाया गया था। मतलब असम के नजीरा क्षेत्र में इस कंपनी का मुख्यालय बना दिया गया था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी थी, जो वर्तमान में भी कार्य कर रही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एम.एन. राय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि ये इतना फेमस है, जो ड्रेन थ्योरी चली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी की ड्रोन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है बंगाल बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी है एम.जी. रनाड़े, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। मैं बता दूं आपको इसके बारे में थोड़ा सा। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार व्यक्ति थे। मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन थ्योरी में जो सिद्धांत दिया था उसमें वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अमृत कुमार सेन, ऑप्शन बी है रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी है बंगाल गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आप जानते हैं कि इस प्रश्न को किस तरीके से पूछा गया है। इससे पहले प्रश्न में इसको आर्थिक दोहन दिया गया, निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, अब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के नाम से पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, दादा भाई नौरोजी। मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा कर दिया जाता है, इस पर आप विश्वास रखेंगे, है ना, और नोट डाउन करके रखेंगे सारी चीज़ों को, नोट्स बना के रखिए। चिंता मत कीजिए, आपके जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ उनमें से 90% क्वेश्चन आपके प्रश्न में हूबहू मिलेंगे। बस उनका अंतर ये रहेगा कि ये क्वेश्चन की भाषा बदल सकती है। बाकी जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ वो आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिल सकते हैं। इनके को अच्छे से आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे अगले वाले प्रश्नों पर मैं विचार कर रहा हूँ कि आर.ओ. से संबंधित कुछ प्रश्नों को कराऊँ मैं, कि मैं बताऊंगा कि मैंने अपना एग्ज़ाम आर.ओ. और ए.आर.ओ. प्री कैसे निकाला था, क्या कौन कौन सी पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया, हिंदी कहाँ से पढ़ी, जीएस कहाँ से पढ़ी, इस पर मैं चर्चा करूंगा अगले लेक्चर में। तो दोस्तों बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।